महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार में ईवीएम मशीन ले जाने के दौरान भीड़ ने कार में तोड़फोड़ कर डाली। आरोपी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है। पुलिस के मुताबिक मध्य नागपुर विधानसभा क्षेत्र में जोनल अधिकारी स्पेयर मशीन ले जा रहे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगा कि ये मशीन ले जाई जा रही है और इसी मशीन से वोटिंग हुई थी। इसी के बाद कार्यकर्ता भड़क उठे, उन्होंने गाड़ी में तोड़फोड़ कर डाली। हंगामे की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पता ये चला कि जोनल अधिकारी अपनी गाड़ी से उतरकर जेरॉक्स कराने गए थे और तभी उनकी गाड़ी में रखे गए स्पेयर ईवीएम को देखकर ये बवाल शुरू हो गया। तोड़फोड़ के बाद भी भीड़ ने हंगामा किया, नारेबाजी की। हालात को काबू में करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। नागपुर के बाद अमरावती में भी इसी तरह की खबर सामने आई। वहां पर गोपाल नगर क्षेत्र में राजीव गांधी विद्यालय में 4 ईवीएम मशीनों को दोपहिया वाहन से ले जाने के आरोप में उम्मीदवारों और उनके समर्थकों ने हंगामा किया है। सभी नाराज कार्यकर्ताओं ने गोपाल नगर के राजीव गांधी विद्यालय के बाहर पहुंचकर देर रात तक हंगामा किया। महाराष्ट्र का बिटकॉइन विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में 2 केंद्रीय एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। एक दिन पहले ईडी ने रायपुर में छापेमारी की है। छापेमारी मामले में एक और आरोपी गौरव मेहता के घर पर कल 4 घंटे तक चली है, लेकिन गौरव मेहता वहां नहीं मिला। ईडी की टीम ने घर की तलाशी ली, घर वालों से पूछताछ की और वहां से कंप्यूटर और दूसरे डिवाइस को जब्त कर लिया। सीबीआई की टीम ने मौके पर पहुंचकर तमाम जानकारियों को जुटाया है। ईडी की जांच के बाद सीबीआई ने गौरव मेहता को पूछताछ के लिए समन भी थमा दिया है। इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर हमलावर है, लेकिन दोनों ही नेताओं ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में हर हार सामने देखकर बीजेपी घबरा चुकी है, इसीलिए ऐसे झूठे आरोप लगा रही है। कहना चाहूंगा कि यह मामला पूरी तरीके से तकनीकी है। इसको कोई राजनीतिक रंग देने का जो प्रयास कर रहे हैं वह सफल नहीं होगा, क्योंकि जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में आज कुछ छापे पड़े हैं और जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। उसके बाद यह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस प्रकार के गंभीर आरोपों के बारे में जो भी तथ्य प्रकाश में आए हैं उनकी तथ्यात्मक और विधि सम्मत जांच होनी चाहिए। इसको लेकर यदि कोई राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहता है तो मुझे लगता है कि वह जांच को भटकाने या दबाव में लेने अथवा जो विसिल ब्लोवर्स हैं अर्थात जिन्होंने इस विषय को उठाया है उनको दबाव में लेने का यह प्रयास है। सुप्रिया सुले की सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है, सिंपल। और आई एम विलिंग टू सिट विद मिस्टर त्रिवेदी एनीवेयर। वो जहाँ कहे, प्लेस ऑफ हिज टाइम उन्हें तय करे, जगह वो तय करे और शहर वो तय करे, कहीं भी बुला ले और प्लेटफॉर्म भी वही तय करे। आई कम वेरेवर ही सेज। सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ आपने डेफेमेशन सूट फाइल किया, लेकिन सेम लैंग्वेज अजीत पवार साहब भी यूज कर रहे हैं। में आया, लेकिन वो अजीत पवार है, रामकृष्ण हरी, कुछ भी कह सकते हैं। बीजेपी की इस ऊंची हरकत को लोग हंस रहे थे, उससे तो उल्टा हमें सिंपैथी मिली, क्योंकि मैं क्या हूँ महाराष्ट्र की जनता को बहुत अच्छा पता है। मैं किसान हूँ और मेरा पूरा बेसिक किसानी है। तो ये बिटकॉइन जो लोगों ने लाया और वो ऑडियो जो सुधांशु त्रिवेदी ने जो कल रात को दिखाया, तो ऑडियो से लोगों ने ही बोला कि ये तो डरे हुए हारने के लिए और हार के वजह से ये ऊंची हरकत कर रहे हैं। 2 दिन पहले बीजेपी ने सुप्रिया सुले और नाना पटोले को कथित ऑडियो जारी किया था और गंभीर आरोप यही लगाए गए थे। उस ऑडियो की पड़ताल इंडिया टुडे ग्रुप ने भी कराई है। इस ऑडियो क्लिप का सच जानने की कोशिश की गई, जिसमें हमने 3 AI डिटेक्शन टूल्स में इन ऑडियो क्लिप्स को डालकर परखा है। तो आपको बता दें कि पहले AI डिटेक्शन टूल्स ट्रू मीडिया के मुताबिक चारों ही ऑडियो सैंपल्स के AI जनरेटेड होने की संभावना है। सुप्रिया सुले और गौरव मेहता के ऑडियो समेत सभी क्लिप्स में छेड़छाड़ की संभावना जताई जा रही है। वहीं आया टूल के मुताबिक सुप्रिया, गौरव मेहता और गौरव
मेहता साथी अमिताभ गुप्ता के बीच बातचीत के क्लिप्स भी डीफेक की संभावना ज्यादा है। हाया के मुताबिक सुप्रिया सुले और गौरव मेहता के ऑडियो क्लिप्स के डीफेक होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके सही होने की संभावना 100 में से सिर्फ 3% है। वहीं नाना पटोले और अमिताभ गुप्ता के ऑडियो क्लिप को टूल ने अनिश्चित करार दिया है, जिसका संभावित कारण है क्लिप का ड्यूरेशन सिर्फ 6 सेकंड का है होना। महाराष्ट्र झारखंड में हुए उपचुनाव के नतीजे 23 तारीख को आएंगे। बुधवार को विधानसभा चुनाव पूरा हो गया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में करीब 68.5% लोगों ने मतदान किया है। वहीं महाराष्ट्र में 65% वोट पड़े हैं। कुल 5 राज्यों में 15 सीटों पर उपचुनाव भी पूरा हो चुका है। कल यूपी में हुए 9 सीटों पर उपचुनाव में कई जगहों पर बवाल भी हुआ। एक ऐसे ही बवाल हुआ मुजफ्फरपुर के ककरौली में, जहां पर अखिलेश यादव ने वीडियो जारी करके पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा, वोट डालने के लिए निकली महिलाओं और काकरौली थाने के एसएचओ बंदूक के दम पर धमकाते हुए नजर आए। वीडियो में दिखाई दिया कि पुलिसकर्मी गोली मारने की धमकी भी दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए पुलिस वालों पर कार्रवाई की है। महाराष्ट्र झारखंड में मतदान पूरा होने के बाद अब रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही एग्जिट पोल को लेकर सभी पार्टियां और गठबंधन अपने अपने दावे करने में लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। तो एग्जिट पोल पर कितना विश्वास करना है, नहीं करना है, तो जनता के विवेक बुद्धि पर हम छोड़ते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक बात तय हो चुका है कि महाविकास आघाड़ी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल उसी दिन आ गया था जब 2022 में 20 जून को गद्दारी हुई थी, एक चलती सरकार को गिराई गई थी, पीठ पर छुरा भोंका गया था। उसी दिन महाराष्ट्र का एग्जिट पोल आ गया था। जब नौकरियां महाराष्ट्र से गुजरात जा रही थी, उसी दिन एग्जिट पोल आ गया था। जब किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुक रही थी, एमएसपी नहीं मिल रहा था, उसी दिन एग्जिट पोल आ गया था। जब अपराधी दिन दहाड़े गोलीबारी कर रहे थे, पूर्व मंत्रियों को मार गिरा रहे थे, उसी दिन एग्जिट पोल आ गया था। झारखंड में हमसे बड़ा सर्वेयर कौन हो सकता है? 3 महीने से लगातार झारखंड में है। जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक देखी है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट किया है और शानदार बहुमत प्राप्त करके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो कहां से जो है वो एनडीए सरकार बनाएगी? रहा सवाल कि जो फीडबैक क्या है उनके पास, या जो उनके नेता भी पहले दिन से सरकार बना रहे थे, परिवर्तन किस चीज के लिए? एक भी मुद्दा नहीं उठा पाए पूरे चुनाव के कैंपेन में जिसके आधार पे परिवर्तन का दावा ठोक सकते थे। सिर्फ हमारे इंडिया गठबंधन के जो घोषणाएं थे उसके पीछे चलने का प्रयास किया। हमारा उम्मीदवार टाल ठोक करके था, हेमंत है, हेमंत रहेगा। हेमंत में कोई दाग नहीं है, कितनों इन लोग बल्दे, ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको साबित कर दिया। कांग्रेस एमएलसी और कर्नाटक के सीएम के बेटे यतेंद्र सिद्धरामैया ने कहा है कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र बना तो इससे ज्यादा खतरनाक कुछ होगा ही नहीं। उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे उठाने वाले दलों पर भी निशाना साधा। ಈ ದೇಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾರಕ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶನ ಕೇವಲ ಒಂದು ತರಹದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ। अब प्रधानमंत्री मोदी के गुयाना दौरे से जुड़ी हुई खबर। गुयाना के जॉर्ज टाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका ने अपने देश के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित किया है। डोमिनिका ने पीएम नरेंद्र मोदी को यह सम्मान उस मदद के लिए दिया है जो कोविड के समय हिंदुस्तान ने की थी।
भारत सरकार ने कैरिबियाई देशों के महामारी के दौरान काफी मदद की थी और उसी को याद करते हुए डोमिनिका ने राष्ट्रपति ने भारत कैरिकॉम समिट में मोदी को सम्मानित किया। इस मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने डोमिनिका को धन्यवाद भी कहा। उन्होंने भारत और डोमिनिका के मजबूत रिश्तों का भी जिक्र किया। भारत कैरिकॉम समिट के बीच कई देशों के साथ भारत की द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का, उनके पुरुषार्थ का, उनके संस्कार का, उनकी परंपरा का ये सम्मान है। और इस वक्त बड़ी और अहम खबर दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ी हुई है। राजधानी में AQI का जो औसत स्तर है वो है 397 के पार। इस पैमाने पे लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली के लिए राहत भरी सांस की खबर है। ग्रैफ 4 लागू किए जाने के बाद से आज भी AQI में सुधार के हालात नजर आ रहे हैं, सुधार नजर आ रहा है। कई जगहों पर 500 के पार रिकॉर्ड किया गया था। AQI बुरे हालात थे, लेकिन 2 दिन से धीरे धीरे राहत दिल्ली NCR को मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज भी कई इलाकों में 400 के पार AQI दर्ज किया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है मौसम विभाग की तरफ से भी कि हल्की हवाएं दिल्ली और NCR को थोड़ी सी राहत देंगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे हिंदू पद यात्रा पर हैं और ये यात्रा बागेश्वर से शुरू होगी, ओरछा तक जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री की इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग बागेश्वर पहुंच चुके हैं। बीती रात वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री बड़ी संख्या में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इसे रोकने के लिए सड़कों पर उतरने की जरूरत है। देखो, हिंदुओं की जनसंख्या घट रही, उनकी बढ़ रही, ये चिंता का विषय है हमारा। इसी चक्कर में तो हम शादी कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? हर कोई जानना चाहता है शादी आप कब कर रहे हैं? ये तमाम लोग जानना चाहते हैं। जल्दी करेंगे, तुम टेंशन न लो। आज तक चैनल को इनवाइट जाएगा। कटोगे तो कटोगे, एक नारा जो खूब चला चुनावों में, आज महाराष्ट्र के चुनाव संपन्न हो गए। कोई लेना देना नहीं, हिंदुओं को हमें एक करना है, इस पे बात करो। कल से पदयात्रा। बटोगे तो कटोगे, आपको लगता है ये नारा सही था जो दिया गया था? जातियों में बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे, इसलिए तो हमने प्रण लिया है कि हम हिंदुओं को एक करेंगे। थैंक यू। मध्य प्रदेश के रीवा में लाठी डंडों से पीट कर एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या का जो वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में युवक की बेरहमी से कुछ लोगों ने पिटाई की, उसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।